बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन का आदाब और सलाम कबूल फ़रमाइए। हमारे दोस्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूएस, यूके, मिडल ईस्ट और रशिया और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं और जहाँ से कमेंट्स आते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। ईरान ने रद्द अमल के तौर पे इज़राइल पे हमला किया और आपने देखा कि पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है। आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुँचे हैं कि तकरीबन 200 उसने बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल फेंके हैं, जिसमें से काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट भी हुए हैं। जिसमें जॉर्डेनियन ने अपना एयर स्पेस दिया इसराइल को, इजरायली जेट फाइटर्स उड़े, उन्होंने कुछ इंटरसेप्ट किए, कुछ अमेरिकन सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए और काफ़ी तादाद में इसराइल को हिट भी किया। स्पेशली उनका सबसे बड़ा हवाई अड्डा जहाँ पे F-35 तैयारे खड़े होते हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कुछ तैयारों को शदीद नुकसान पहुँचा है। कैजुअलिटी की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, अलबत्ता जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमें मज़ीद पता चलेगा। ईरान इस पर जस्टिफाइड था, नहीं था जस्टिफाइड। ईरान इस पर अपना एक मौक़िफ़ देता है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आर्टिकल UN चार्टर का 51 और 55 उन्हें इजाज़त देता है सेल्फ डिफेंस की। और काउंसलेट खाने पे जब हमला हुआ, ये ईरान की सरजमीन पे हमले के मुतरादिफ था और वैसे भी मुल्कों के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ उस मुल्क रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर उनमें से इम्पॉर्टेंट यानी अहम शहरी हों, स्ट्रेटजिक पर्सनैलिटी हों और उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के अहम कमांडर्स हों और वो इस तरह से मारे जाएं और ईरान खामोश रहे, ये नहीं हो सकता था। इस वजह से वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे और ईरान ने जो 1970s के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स जो फेंके सो फेंके, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे उन्होंने क्रूज़ मिसाइल मारे जिन्होंने अपने टारगेट को जाके हिट किया और उन्होंने किसी सिविलियन, किसी डेमोक्राट, किसी अवामी जगह को हिट नहीं किया। उन्होंने फ़ौजी तनसीबात को हिट किया, जिसके ज़रिए से ईरान पे हमला हुआ, जो इस्तेमाल होती हैं गज़ा के हवाले से। और इसका ईरान कहता है कि अगर मज़ीद इसराइल ने किया तो हम इससे ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। अमेरिका ने भी कह दिया कि जनाब, हम इसराइल के इस अमल में शामिल नहीं होंगे अगर आपने रद्द अमल में ईरान के ऊपर मैसिव रिटेलिएशन की पॉलिसी के तहत हमला आवर हुए। और लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने इजरायली डिफेंस मिनिस्टर से रब्ता करके कहा कि आप हमला न करें और अगर हमला करें तो उससे पहले हमसे इजाज़त लें। लेकिन नेतन्याहू इतने बहादुर हैं कि वो न्यूक्लियर सेफ बंकर में चले गए, या बाज़ रिपोर्ट हैं कि उन्होंने मुल्क भी छोड़ दिया। बहरहाल ये ख़बरें मज़ीद में फैक्ट्स आपके सामने नहीं देता, मैं चार इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि इस पूरे वक़्वे ने चार फेलियर्स हमारे सामने, बल्कि पांच फेलियर्स हमारे सामने क्लियर कर दें। पहला फेलियर डिटेरेंस का फेलियर। अमेरिकन डिटेरेंस, इतनी हैवी एडवांस्ड मिलिट्री मशीन्स आपने लाके वहाँ पे खड़ी कर दी। आपके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आपकी सबमरीन्स हैं, आपके बैटल शिप्स हैं, आपने इसराइल को आयरन डोम सिस्टम दे दिया, ख़ुद आपका एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे बड़ा एक्टिव हुआ है, आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर अच्छी खासी बेसिस हैं। आप ईरान को डिटर नहीं कर पाए। फेलियर है इसराइल का, ईरान का। लिहाजा ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होगी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को, जो कि 67 की वॉर, 73 की वॉर हार के बैठे थे, 48 की वॉर हार बैठे थे। और एक मुल्क नहीं था, उसके अंदर कई ममालिक थे, जिसके अंदर जॉर्डन भी था, सीरिया भी था, इजिप्ट भी था, पीछे बैकअप पूरी अरब कंट्रीज़ की थी। एक मुल्क ईरान, उसने अपनी प्रॉक्सीज़ के साथ मिलकर उस डिटेरेंस को तोड़ दिया। सबक क्या हासिल हुआ? वेपन कुछ नहीं होता, कैपेबिलिटी सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं होती, विल भी चाहिए। तो ईरानियंस के पास कैपेबिलिटी भी है, विल भी है, और जहाँ जहाँ ये विल की कमी होगी वो इस तरह के कदम नहीं उठा सकते, जो कि हमें दूसरे मिडिल ईस्टर्न पार के अंदर नज़र आता है। जिस तरह की उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बड़ी धीमी धामी सी, और फिर जॉर्डन ने तो अपना एयर स्पेस भी दे दिया। तो पहला फेलियर जो है अमेरिकन डिटेरेंस का है। दूसरा फेलियर जो है इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम का है, जिसको हमारे दफ्तर खारजा ने भी कहा कि सिस्टम की तरफ तो उन्होंने इशारा नहीं दिया, उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा की तरफ इशारा दिया, वो अलग से भी मैं बताऊंगा। लेकिन सिस्टम उसके साथ, वो सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम जो यूनिपोलर था अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है और सिस्टम राइजिंग पावर्स को रोकने में नाकाम हो रहा है। और सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस था, जिसकी हायरार्की में अमेरिका टॉप पे था, वो अमेरिका की डिटेरेंस की पॉलिसी जहाँ फेल हो रही है, तो वहाँ उसका इन्फ्लुएंस भी फेल हो रहा है। ग्लोबल नॉर्थ सिर्फ 12% है, ग्लोबल साउथ 88% है। 88% इस सिस्टम के खिलाफ आपको राय नजर आती है। तो राय आमा अमेरिका के खिलाफ है। ICJ ने कुछ कहा, नाकाबिले कबूल, उस पर अमल नहीं हुआ। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बयान जारी किया, रेजोल्यूशन दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वेस्ट का मीडिया जो रूल करता था इंफॉर्मेशन में,
चाइना के एक टिकटॉक ने तोड़ के रख दिया। वो अमेरिका जो आज़ादी राय की बात करता था वो टिकटॉक पे बैन लगाते हुए नजर आ रहा है। अमेरिकन आइडियल्स कहाँ खड़े? तो पूरा सिस्टम, मैं कह रहा हूं कि नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इरोड हो गया है, क्रिपल हो गया है, स्पेस क्रिएट हुए है। उस स्पेस को कौन फिल करेगा? उस स्पेस को एससीओ फिल कर सकती है, G20 फिल कर सकती है, और ब्रिक फिल कर सकती है। जो राइजिंग पावर हैं, मिडिल रेंज पावर हैं, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आके रहेगा। ये स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे क्रिपल कर गया, जिसको हमारी फॉरेन ऑफिस ने कहा सफारतकारी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। ओपन डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पे नाकाम होते हुए नजर आ रही है। इसके साथ तीसरा फेलियर यूनाइटेड नेशन का है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब जिस वक्त ईरान की काउंसिल खाने पे हमला होते हैं तो खामोश, लेकिन जैसे ही इजराइल के ऊपर रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आता है आर्टिकल 51 55 के मुताबिक, तो कहते हैं जी इसकी मैं मजम्मत करता हूं। भाई आप उस वक्त कहाँ थे? क्या बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक किसी के काउंसलेट खाने या किसी के शख्स को आप टारगेट कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं? कनाडा क्यों चीख रहा है I-5 के? देखते हैं इंडिया ने हमारे सिटीजन्स को टारगेट किया। अमेरिकन क्यों पुन्नू के ऊपर चीख रहा था? पाकिस्तान ने क्यों डोजियर और गार्डियन की रिपोर्ट क्यों थी इंडिया के हवाले से? अगर इस तरह इजाजत हो तो हर मुल्क दूसरे के काउंसिल खाने के ऊपर हमला कर दे और उसके सफारत खाने पे हमला करते, उनके इंपॉर्टेंट शख्सियात को हिट करना शुरू कर दें, तो फिर ये तो जंगल का कानून है। तो मुकम्मल फेलियर यूनाइटेड नेशन का, जिसका मकसद था जंगो जदल को रोकना ओपन डिप्लोमेसी से। ये इसका असर वही लीग ऑफ नेशन जैसा है। जिस तरह जर्मनी को अपीस किया, आज इसराइल को अपीस किया जा रहा है। वो कभी फिनलैंड पे हमला कर रहा था, कभी फ्रांस के ऊपर, कभी पोलैंड के ऊपर अपीस किए जा रहे हैं। नतीजा दूसरी जंग अजीम। आज भी इसराइल की रोग पॉलिसीज को अपीस किया जा रहा है। नतीजा क्या? मुकम्मल फेलियर यूनाइटेड नेशन का। कोई नहीं सुनता। यूएन के अपने स्टाफ मेंबर, खुद जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हमारे इतनी तादाद में लोग नहीं मारे गए, हमारी यूनाइटेड नेशन के इतनी बड़ी तादाद में गजा में एड वर्कर्स हमारे मारे गए। तो सुनता कौन है आपकी? कंप्लीट आपका फेलियर नजर आता है। उसके अलावा नैरेटिव, बयानियों की मौत, जिसका मैंने पिछले व्लॉग भी किया फजल अब्बास के साहब के साथ। मुकम्मल मौत। वेस्ट का ह्यूमनिज्म का नारा खत्म हो गया, बिल्कुल क्लियर है। कौन सी ह्यूमनिज्म? आपके यहाँ ह्यूमनिज्म नहीं है, चूंकि आपने जेनोसाइड को सपोर्ट दी है। इसराइल ने जेनोसाइड नहीं किया, उसको अमेरिका की सपोर्ट दी है। बुनियादी तौर पे अमेरिकन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, कनाडा ने ये जेनोसाइड किया है सपोर्ट देकर। उस अमल में ये शामिल रहे। ऑब्जेक्टिविटी वेस्ट के मीडिया की किधर गई? कहाँ है ऑब्जेक्टिविटी? आपको ऑब्जेक्टिविटी नजर आती है? इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, और फिर वहाँ पे जब भी वेस्ट का गजा इसराइल की वॉर के ऊपर बात आता है तो वो कहते हैं जी आप पहले तो हमास के 7 अक्टूबर के जो हमला है उसको आप उसकी मजम्मत करें। अरे भाई आपको ये 34,000 स्लाटर नजर नहीं आ रहा? आपको उसके अलावा जो दबे में मलबे से अभी तक उनकी तादाद का पता नहीं है, 70-71 हज़ार जख्मी हो गए, 75% खजा तबाह बर्बाद हो गया है, आपको उसका नहीं अंदाजा, और वो धनधनाते फिर रहा है। ईरान ने माजी में भी उसकी साइड्स के ऊपर हमला हुआ, सीरिया इधर उधर इसराइल हमला करता रहा, ईरान खामोश रहा बिकॉज सीरियन प्रॉब्लम एंड डायलेमा की वजह से वो उन्हें मना करते रहे। लेकिन काउंसलेट खाने में जब हमला होगा किसी भी मुल्क के, क्या वो छोड़ेगा? अमेरिका का नैरोबी के ऊपर जब हमला किया था इस अलकायदा ने, तो फिर अमेरिका ने अलकायदा को छोड़ा था या प्रिमिटिव स्ट्राइक करते हुए उन्होंने इराक को भी रगड़ के रख दिया था? ख्याल ये था कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। तो डिटेरेंस के फेल के साथ साथ, सिस्टम के फेल के साथ साथ, यूनाइटेड नेशन का फेल, और फिर नैरेटिव फेल, और फिर ये नैरेटिव कि होलोकास्ट हुआ था ज्यूज के साथ, तो लिहाजा इस वजह से इजराइल का वजूद जो है वो बाकी साकी रहेगा। भाई वो अब कंपैरिजन है, ब्राजील का प्रेसिडेंट कंपेयर कर रहा है, भाई वो होलोकास्ट आज तो गजा के अंदर हो रहा है। ये जितना कुछ हो रहा है ये इसका, ये सब कहानी गजा के इर्द गिर्द घूम रही है। और फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल मोरालिटी का फेलियर आपको नजर आता है। जो इंटरनेशनल मोरालिटी, जो क्रूड यूज ऑफ पावर को रोकती थी, वो हमें उड़ते हुए नजर आ रही। तो ये 5 फेलियर, डिटेरेंस का सिस्टेमिक फेलियर है, नैरेटिव का फेलियर है, यूएन फेलियर है, इंटरनेशनल मोरालिटी का फेलियर। रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूएस रिस्पॉन्सिबल है। यूएस ने इस सिस्टम को कायम किया था, नॉर्म बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को वेस्ट ने कायम किया था, जो दुनिया की ग्लोबल पॉपुलेशन का 12% है। 88% पे अपना सिस्टम उन्होंने नाफिज किया। इसको बचाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने खुद इजराइल को इतना सपोर्ट दे दिए कि उसने सारे सिस्टम को डीरेल कर दिया है। न वो यूएन की सुनता है, न यूएस के आइडियल इंटरेस्ट का ख्याल करता है, न कायम करदा मयारात और इंटरनेशनल मोरालिटी का ख्याल करता है, न ह्यूमनिज्म का ख्याल करता है। तबाह बर्बादी फेर के रख दी है। और पूरी दुनिया के लिए, कल को चाइना इंडिया पे चढ़ दौड़े, इंडिया को सारी दुनिया मना करे, नहीं 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 आपने रिटेलिएशन नहीं करना। इंडिया पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, नहीं 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 पाकिस्तान आपने कुछ नहीं करना। ईरान को कह रहे थे भाई आपने कुछ नहीं करना। भाई कैसे कुछ नहीं करना?
सिक्योरिटी एक सीरियस इशू है। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में एक गलत बयानिया भी चल रहा है कि जी ये पूरा ड्रामा था, स्टेज ड्रामा था। भाई स्टेज ड्रामा था, इंपॉर्टेंट शख्सियात आपकी मारी जाएं, आपके रेवोल्यूशनरी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज उसमें हिट हो जाएं, जो पूरी पॉलिसी मेकिंग एंड सिस्टम है उसकी इंप्लीमेंटेशन चला रहे हैं, और आप कहते हैं ये ड्रामा हो रहा था। ये ड्रामा था, ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी वजह से इजराइल में कैजुअलिटीज़ हुई हैं, F-35 जो स्ट्रेटेजिक वेपन है वो काफ़ी उसको नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ के रह गया है। एक ही भी मिसाइल गिरता है उस सरजमीन पे गिरा है ना, डिटेरेंस टूट गया ना। ये इनकरेज करेगा फलस्तीनियंस को, हमास को, हिजबुल्लाह को, तो लिहाजा यूएस रिस्पॉन्सिबल है। और यूएस इस पोजीशन में नहीं है अब इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। यूएस के पास एक ही रास्ता है, आइसोलेशनिज्म की तरफ चला जाए, अपने पावर को रीगेन करे, बिकॉज उसकी इकोनॉमी $34 ट्रिलियन का, 130% ऑफ जीडीपी। यूक्रेन वॉर की वजह से शिकस्त खा गया है। गजा इजराइल वॉर, इजराइल पिट रहा है बुरी तरह हमास के हाथों, पिट रहा है हिजबुल्लाह के हाथों। ये भले मीडिया से छुपाते रहें, लिहाजा अमेरिका को पीछे हटेगा, और अमेरिका जैसे यूक्रेन की वॉर से पीछे हटा है, पीछे हटेगा। और जिस दिन पीछे हटा 2027 में मैं इजराइल का वजूद नहीं देख रहा। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू, अकेला रह गया इजराइल अपनी पॉलिसीज की वजह से। पड़ोस में आप बना के रखते हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान को भी कहते हैं पड़ोस में बना के रखें भाई, पड़ोसियों को आप तब्दील नहीं कर सकते। इजराइल की किसके साथ बनती है? क्या आवाम वहाँ की इजराइल को पसंद करती है? तो उसने अपने वजूद को खतरे से लाग कर दिया। 2030 में जो ट्रेंड चल रहा है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस दुनिया से मुकम्मल तौर पे रोड होते हुए नजर आ रहा है। तो लिहाजा अगर इजराइल अटैक करेगा, जो कुछ वेस्टर्न थिंकर्स एनालिस्ट ये मशवरा दे रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक कर दें, इतने दिन ईरान ने सब्र किया तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम जो है वो साइट्स उसने वहीं पे रखी होंगी। इसका मतलब है उसने अपनी पूरी पावर जैसे इस्तेमाल करके आपको दिखा दिए। क्या बातें कर रहे हैं भाई आप? इजराइल उसके ऊपर अटैक करेगा, इसलिए अमेरिका जो बाइडन ने कहा भाई हम वॉर की एक्सपेंशन नहीं चाहते, क्योंकि उनके अड्डे खतरे के अंदर हैं। ईरानियंस ने क्लियर कहा फिर आपकी मुकम्मल छुट्टी होगी इराक से, सीरिया से, और जहां जहां आपके अड्डे हैं उधर हम हिट करेंगे। तो इससे अंदाजा करें कि अमेरिकन की रायामा उनके खिलाफ है, उनके सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है, इकोनॉमिकली वो डाउन है, उनको डीमोरलाइज्ड है बिकॉज ऑफ देयर डिफीट इन यूक्रेनियन वॉर। और चाइना जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है उसको रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आते हैं। गजा इजराइल वॉर में जो ऑब्जेक्टिव था हमास का, वो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इजराइल के वजूद को खत्म कर दें। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसको रोक दें, इनफेक्टिव कर दें। वो हो गया, वो खत्म हो गया। अब ईरानी कह रहे हैं भाई अगली बात ये करो कि मुकम्मल सीज फायर करवाएं, और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट जो बाइडन भी कह रहे हैं, और जो बाइडन का नवंबर में इलेक्शन से क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं एस्केलेशन? तो लिहाजा अमेरिकन, और ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये जेनोसाइड को रुकवाना होगा ताकि बच सकें। और इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, देखें एक ईरान ने जिस तरह मैंने बात की कि 67 और 71 की वॉर से ये इंतहाई 73 की वॉर से ये मुख्तलिफ है। एक मुल्क अपनी प्रॉक्सीज के साथ सब कुछ कर सकता है, उन्होंने कैपेबिलिटी भी है, उनके पास विल भी है, पीछे से बैकिंग भी है मेजर पास की, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, दूसरे ममालिक भी उसके साथ होंगे, ग्लोबल साउथ पूरा उसके साथ खड़ा है। इस सूरत हाल में हमें देखना होगा कि आज हमने मोरालिटी की बात करनी है, इंटरनेशनल सिस्टम को बचाने की बात करनी है, ह्यूमनिज्म की बात करनी है, या हम ये कहेंगे नहीं 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 ये नहीं होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए सफारत का। भाई सफारतकारी तो नाकाम हो गई है। जो विल्सन का, प्रेसिडेंट विल्सन का जो ओपन डिप्लोमेसी का जो उनका बयानिया था कि जिसके ज़रिए से सीक्रेट डिप्लोमेसी को ख़त्म करके आप एक ओपन डिप्लोमेसी से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें और उसके साथ दुनिया के अंदर अमन व अमान को कायम करें, वो उड़ के रह गया है, नया सिस्टम आके रहेगा। अब ये ग्लोबल साउथ ने तय करना है कि अपने इख्तलाफात ख़त्म करके आपने एक नए स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, अपने मुल्कों के अवाम का और अपनी जोग्राफ़ी या तहफ़्फ़ुज़ का और खुशहाली के लिए कदम उठाना है, या अभी भी आपने मगरिब की तरफ देखना है जो मुकम्मल तौर पे क्रिपल कर गया है। और इन इवेंट्स ने मगरिब का काया पलट के रख दिया है और इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स मुझे गाइडेंस एक प्रोवाइड करते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो शेयर करना भी न भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।